नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश को साकार करने के लिए उन्होंने आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में एक होटल में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया है कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में छोटे दलों को साथ लेकर विधानसभा के सियासी दंगल में उतरेगी। वहीं ओवैसी से मुलाकात के बाद सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी काफी कॉन्फिडेंट दिखे। उन्होंने कहा है कि अभी तक लोग कह रहे थे कि राजभर अकेला क्या कर लेगा, लेकिन अब जैसे जैसे उनके साथ दूसरे दल मिल रहे हैं, उससे साफ है कि वो एक बार फिर गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ सकेंगे। को कामयाबी मिली, उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, जिसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी। हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा पहले से बनाया, साल भर हो गया। उस मोर्चे में आप भी शामिल होने की पेशकश आपके सामने भी किया है। आने वाले 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर अकेले हैं, क्या करेंगे। अब लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है, जब हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा आ गए, कृष्णा पटेल आ गई, अनिल चौहान आ गए, बाबूराम पाल आ गए, प्रेमचंद प्रजापति आ गए, रामसागर बिंद आ गए, आज आपके सामने ओवैसी जी आ गए, और आगे देखिए और कौन कौन आता है। अच्छे अच्छे पहलवानों को समझाऊंगा कि क्या है। उधर पहले आम आदमी पार्टी और फिर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के आने के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि पूरा विपक्ष भी मिलकर लड़ लेगा, तब भी बीजेपी पर लोगों का भरोसा जारी रहेगा। बीजेपी ने ओवैसी पर तोड़ने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीएए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब ये हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश यह जानता है, जो जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर संघर्ष करेगा। किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, आम आदमी की बात करेगा, कानून व्यवस्था के लिए संघर्ष करेगा, नौजवानों के रोजगार के लिए संघर्ष करेगा, किसानों के साथ खड़ा होगा, वही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता का नेतृत्व करेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह कांग्रेस आज सड़कों पर आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है, कार्यकर्ता जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है, इस सरकार के दमन का मुकाबला कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिन में कांग्रेस को आशीर्वाद। ये राजनैतिक व्यापारी लोग हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है और इनकी व्यापार की प्रकृति है, ये यही करते हैं। लेकिन जनता बहुत अच्छी तरीके से इन व्यापारियों को जान चुकी है। कोई बात नहीं है, पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़े, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्तर प्रदेश की धरती है। यहाँ का गरीब, यहाँ का मोस्ट बैकवर्ड, यहाँ का राजभर, यहाँ का बिंद, यहाँ का बियार, यहाँ का केवट, यहाँ का मल्लाह, यहाँ का प्रजापति, यहाँ का कुम्हार, यहाँ का गणेरिया, यहाँ का गोंड, यहाँ का खरवार, हर गरीब बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसका भला पूज्य मोदी जी के अभियान के साथ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो नारा पूज्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, गरीबों का भला वहीं से होना है। गरीब भाजपा के साथ चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। कौन किससे गठबंधन करता है, समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही गठबंधन में है। हमारा विकास के साथ गठबंधन है, हमारा रोजगार के साथ गठबंधन है, हमारा महिला सम्मान के साथ गठबंधन है, हमारा किसानों के साथ गठबंधन है। हमें यहाँ पे बेरोजगारी दूर करनी है, हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 अच्छा प्रदेश बनाने का गठबंधन है। तो हम उस गठबंधन पे काम कर रहे हैं। 2012 से 17 तक हमने काम करके दिखाया था। अब 2022 में आप देखना समाजवादी पार्टी का
जो विकास के साथ गठबंधन है, बाईसाइकिल जीते। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी ज्यादातर हमारा है। सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। तो इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे की 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं आज क्या कुछ खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अधिवक्ता समागम 2020 में पहुंचे, उसमें शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज के निर्माण और लोगों को जागरूक करने में अधिवक्ता महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीएम ने समागम में कोरोना को लेकर भी चर्चा की और कहा कि कोविड काल में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने माघ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने आज प्रयागराज को एक बड़ी सौगात भी दी है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 200 से ज्यादा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का लोकार्पण किया गया। इससे लोगों तक सूचना आसानी से पहुंचाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था, बड़े बड़े लोग घबराते थे, और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और मैंने तो यहाँ के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां भी बनाई है। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा और एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को विजयी की ओर लेके जा रहा है और अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो फिर हर एक व्यक्ति तक व्यवस्थित तरीके से उसे पहुंचाने की कार्रवाई उसी तर्ज पर हम लोग करने की तैयारी कर चुके हैं। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई ये केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं, मुझे लगता है इसने हमें बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर भी दिया है। और आइए अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के कल के दौरे के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी कल बरेली दौरे पर रहेंगे। ये सीएम का बरेली का दौरा है जिसमें किसान सम्मेलन में वो शामिल होंगे। एल्डिको मैदान में होने वाले किसान सम्मेलन में सीएम योगी किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा की सियासी बिछात बिछने लगी है। एक तरफ आज लखनऊ में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को स्कूलों की दशा पर बहस की खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे 22 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। उन्होंने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम लेकर कहा कि वे या और कोई मंत्री या सीएम योगी जो चाहे वो उनसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के स्कूलों की दशा और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बहस करने को तैयार है। आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके 1000 हैं। उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर है, ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली से राजकुमार और राहुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है।
इंश्योरेंस में बोनस और लोन दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे। अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं ये आरोपी। इन आरोपियों ने एक हैकर से 1 लाख लोगों को डाटा खरीदा था और उसी के आधार पर ये लोगों को फोन करके ठगी को अंजाम दिया करते थे। पिछले 5 साल से यह धंधा लगातार जारी था। अब यूपी एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी खबर है, पैसे लेकर फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। उन्नाव जिला अस्पताल में बड़े स्तर पर यह खेल चल रहा था। 1500 रुपए में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार होती थी। बिना जांच के ही पैसे लेकर बनाई जा रही थी कोरोना की रिपोर्ट। कोरोना जांच के लिए लैब टेक्नीशियन को वहां पर लगाया गया था। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इक्कीस दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब कल इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन करें जो इस मामले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और दूसरे लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई कल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कल किसान और केंद्र सरकार दोनों पक्षों की बात को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को भी नोटिस भेजा है। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन को लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के समर्थन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश में सिर्फ पंजाब के लोग ही कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन को समर्थन करने के पीछे कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, जो अपने पापों को भुलाना और 1984 के सिख दंगों को भुलाना चाहती है, जबकि अकाली दल अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। आप ये सोचे कि केवल किसान सारे देश के अंदर हैं, लेकिन ये विरोध केवल मात्र पंजाब के अंदर क्यों हो रहा है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। क्या इसके पीछे पॉलिटिकल जो है दूसरे कुछ षड्यंत्र हैं? लोग जो है अपने जो है पुराने जो पाप कर्म उनके उसको भुलाना चाहते हैं। कांग्रेस के आदमी इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो जो है अपने जो 1984 के जो दंगे हुए थे, जो सिखों का अंदर संहार हुआ था, उसको भुलाना चाहते हैं? या अकाली दल की जो वहाँ पर सरकार थी, वहाँ जो भ्रष्टाचार था, ड्रग का व्यापार था, उसको भुलाना चाहते हैं? रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब डूंगरपुर मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इसके बाद आजम खान के खिलाफ कुल केस की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। आजम खान का नाम 11 नए केस में भी शामिल किया गया है। इससे उन पर दर्ज मामलों की संख्या 102 पहुंच गई है। इसके पहले उनके खिलाफ 91 मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा कई योजनाएं निकाली गई हैं जो समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु समाज कल्याण एवं जनजातीय विकास का बजट प्राविधान 81 अरब 50 करोड़ रुपया है, जो ये पहली बार हुआ है माननीय योगी जी के सरकार में। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, विमुक्त जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।